आपका सवाल ये होगा कि मुझे इस फॉल्ट के साथ क्यों पैदा किया खुदा ने, तो ये सवाल तो फिर हर उस आदमी को होगा ना कि जिसके पास पैदाइशी तौर पर किसी चीज की कमी है। मसलन इस दुनिया में अक्सरियत गरीबों की है, तो हर गरीब को ये एतराज होना चाहिए कि अल्लाह खुदा ने मुझे इस फॉल्ट के साथ, गुर्बत के इस फॉल्ट के साथ क्यों पैदा किया। हर एक आदमी को ये सवाल होना चाहिए कि खुदा ने मुझे जिहालत के इस फॉल्ट के साथ क्यों पैदा किया। भाई जिहालत का भी इलाज है, गुर्बत का भी इलाज है। इसी तरीके से ये जो मसला है ना आपका, ये आपका मतलब ये कि जो एक आम लोगों का मसला है, आम लोग भी नहीं है, कुछ खास लोगों का मसला है, उसका भी इलाज है। मसला क्या है कि वो इलाज अवेलेबल नहीं है, और वो हुकूमतों और जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस इलाज को अवेलेबल कराना नहीं चाहते हैं। अवेलेबल है, और बाकायदा, चूंकि जाहिर सी बात है कि मुस्लिम दुनिया में आमतौर से ये इतना बड़ा मसला नहीं है तो वो बहुत छुपा हुआ है, कोई ज्यादा बड़ा फिनोमेना नहीं है। ये मगरिबी दुनिया में है, और मगरिबी दुनिया से ये एक्सपोर्ट हुआ इंडिया वगैरह में और जो दूसरे ममालिक है वहां पर। तो हमारा जो इन ममालिक का जो हेल्थ सिस्टम है ना, वो सारा डिपेंड करता है मगरिबी दुनिया की रिसर्च के ऊपर। मगरिबी दुनिया में आप इस मौजू के ऊपर रिसर्च कर ही नहीं सकते कि ये चीज किसी के ये फॉल्ट है या नहीं। भाई इलाज तो जब डिस्कवर होगा ना, जब आप ये मान लेंगे कि ये बीमारी है। जब बीमारी नहीं मान रहे हैं तो फिर इलाज कैसे आएगा। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी में, जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आप अगर चाहें भी कि आपको ये रिसर्च टॉपिक मिल जाए कि मैं ये डिस्कवर करूं कि क्या ये चीज इंसान की का दिमागी फॉल्ट है या नहीं, तो आपको कभी भी इजाजत नहीं मिलेगी, आपको रेस्टिगेट कर दिया जाएगा और आपके रिसर्च को फंडिंग नहीं मिलेगी। तो उन्होंने सारे तरीके ब्लॉक किए हुए हैं। तो जब सारे तरीके ब्लॉक हो गए और लोगों को यकीन दिला दिया गया कि ये फॉल्ट नहीं है बल्कि नेचुरल है, और ये जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो लोग ये समझते हैं कि हम नेचुरली इसी तरीके से बॉर्न हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। देखें, एक तरफ जो है दुनिया एवोल्यूशन को मानती है। अगर आप एवोल्यूशन को दुरुस्त मानते हैं ना, तो फिर इस चीज को, इस फीलिंग को आपको फॉल्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर दुनिया में अक्सर लोग इस फीलिंग के हो जाए ना, तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं हो सकता, फिर एवोल्यूशन कैसे होगा। सर मैं पहले आपको जानकारी दे दूं, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं, एवोल्यूशन वगैरह ये मैं नहीं समझता, तो थोड़ा अगर आप थोड़ा सिंपल तरीके से समझा पाए तो मैं समझने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैं ये जानता हूँ कि कोई मुस्लिम कंट्री है तो वहां पर ये बैन है, ताकि इस्लाम के हिसाब ये बैन है, ये खराब चीज है, ठीक है। तो अगर कोई मुसलमान है तो वो छुप छुप के अपनी जिंदगी घुट घुट के क्यों जिए। भाई एक आदमी, अभी आसिम भाई ने आपको जवाब दिया कि एक आदमी को शादी करनी है किसी पर्टिकुलर औरत से, ठीक है। बात मरतबा एक पर्टिकुलर औरत ही समझ में आती है, कोई दूसरा समझ में नहीं आता, चाहे वो जितना ही हसीन और जमील क्यों ना हो। लेकिन वो औरत घासे डाल रही है, उसने कहीं और शादी कर ली, अब घुटिया, आप मरिए, जो भी करना है आपको कीजिए। तो ये यानी ये जो है ना कि लव इज लव, ये कोई पैरामीटर नहीं है कि आपने चूंकि लव को लव मान लिया लिहाजा वो आपको हासिल होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। पॉइंट ये है कि जब आप इसको एक डिफॉल्ट, एक आप इसको फॉल्ट मान रहे हैं और एक डिफॉल्ट पोजीशन के खिलाफ मान रहे हैं, तो फिर फॉल्ट जो है उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है। इंसानों ने उसके ट्रीटमेंट को ब्लॉक कर दिया, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर वो ट्रीटमेंट सबको अवेलेबल हो जाए, जितने भी दुनिया में इस तरह के लोग हैं जिनके दिमाग में ये फॉल्ट है, तो वो निकल जाएंगे। बाज मर्तबा सिर्फ काउंसलिंग से हो जाता है, बाज मर्तबा दवाओं से होता है। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ ये फॉल्ट है और उसका इलाज नहीं लोगों को मिल पा रहा है, ये एक प्रोपेगेंडा बना हुआ है, ठीक है। बट जो फीमेल होते हैं वो कौन होते, कैसे होते हैं फिर, फीमेल कैसे दिमागी बीमारी हो गई। फीमेल, फीमेल इंटरसेक्स की बात कर रहे हैं आप, इंटरसेक्स की बात कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं जी। इंटरसेक्स जो है वो या तो मेल होता है या फीमेल होता है। फीमेल नहीं होता है, नहीं भाई, फीमेल जैसा कुछ नहीं होता, या तो वो मेल होता है या फीमेल होता है जो इंटरसेक्स होता है। ओके, स्टाइल होता है वो, मतलब वो शायद ये लेस्बियन की बात कर रहे हो। नहीं, लेस्बियन की नहीं, ये वो इंटरसेक्स की बात कर रहे हैं। जी जी तो जिनका जो है समझ लीजिए कि जिनकी बॉडी होती है फीमेल की, दोनों पार्ट के पास। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उनको, जैसे अभी आसिम भाई ने कहा कि उनको या तो मेल माना जाता है या फीमेल माना जाता है, तीसरी कोई कैटेगरी है ही नहीं। यही तो सर समस्या, देखिए अगर आप देखिए क्या होता है, जो आप जिनको आप देखते हैं ना मेरे भाई, ये एक्सएम भाई जिनको आप लोग देखते हैं, मतलब अक्सर ट्रेन वगैरह में जो यूनिक्स होते हैं,
एक्चुअली होता क्या है, इसको बायोलॉजिकल टर्म जब ये पैदा होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं एम्बिगुअस जेनिटेलिया, यानी जो ये पैदा ही होते हैं एम्बिगुअस जेनिटल्स को लेके। अब अक्सर क्या होता है हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इनको बचपन से जो है ना वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता और माँ बाप जो है इनको वो छोड़ देते हैं। हालांकि 99% ऑफ केसेस में क्या होता है, इसको डॉक्टर जो है ना बचपन में ही रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं, एक ही जेंडर की तरफ लगा सकते हैं। मतलब होता क्या यहाँ पे वो होता नहीं आजकल, तो ये बेचारे जो है उस चीज में लग जाते हैं। लेकिन हाँ, इसमें ये होता है ज्यादा से ज्यादा कि ये स्टेराइल रहेंगे, ये अपने बच्चे नहीं कर सकते, बाकी या तो ये मेल की तरफ जाएंगे या फीमेल की तरफ। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा आपके पास सिंड्रोम्स होते हैं, क्लिनफिल्टर या टर्नर सिंड्रोम, जिनमें क्रोमोसोम में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन उनको भी आप अलाइन करते हैं टुवर्ड्स वन जेंडर ज्यादा, कि वो इस जेंडर की तरफ ज्यादा अलाइन है। उनका कोई ये, आप मिसाल के तौर पे आपके सामने ट्रांसजेंडर आता है, तो ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स को कभी भी मतलब ये ना करें, क्योंकि आम, पिछली बार भी मैंने बोला कि आम लोगों के को ये दिमाग में डाल दिया गया है कि ट्रांसजेंडर जो है ना वो यही है, जो हमारे यूनिक्स होते हैं, जो बेचारे ये आपको ट्रैफिक सिग्नल्स पे मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है, ट्रांसजेंडर कुछ और है, वो बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल अनसाइंटिफिक, बायोलॉजिकली इनकरेक्ट, फजूल चीज है, वो भी दिमागी जो है ना मेंटालिटी है। लेकिन जो इंटरसेक्स है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और या तो वो मेल होते हैं या फीमेल। इसमें मैं मुफ्ती साहब यही कहूंगा कि अभी मैंने वो कल ही कहा था कि इंशाल्लाह कल मेरे चैनल पे बड़ी अच्छी से इंशाल्लाह वजाहत की जाएगी, मैं होमोसेक्सुअलिटी और एलजीबीटीक्यू की रिलेटेड स्ट्रीम होगी, तो उस पे इंशाल्लाह आगे मैं इस पे और गुफ्तगू करूंगा। चलिए ठीक है, तो यकसम साहब लास्ट बात कहना चाहूंगा, ठीक है, बात कहना चाहूंगा, रुक जाइए अभी। लास्ट बात कहने से पहले आप जैसे कि इस्लाम साहब ने अभी ऐलान किया ना, तो इस मौजू पर आपका अगर ट्रांसजेंडर या इससे रिलेटेड कोई मजीद क्वेश्चन हो तो कल चूंकि इसी टॉपिक के ऊपर स्ट्रीम है तो वो जरूर देख लीजिएगा और वहां कर लीजिएगा। जी ओके, मैं ये कहना चाहूंगा सर, एक बात ही पूछना चाहूंगा, अगर कोई मुस्लिम फैमिली में ऐसा कोई बच्चा पैदा हो जाता है एग्जाम्पल, तो आप उसका सोल्यूशन बताइए कि क्या करना चाहिए उन फैमिली वालों को। अभी बताया ना उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का बच्चा पैदा हो जाए तो उसका इलाज जरूरी है, वो इलाज होना चाहिए। होता क्या है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में जिहालत चूंकि बहुत ज्यादा है, यानी यहाँ सिर्फ मुस्लिम फैमिली हिंदू फैमिली की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल जिहालत बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के बच्चे पैदा होते ही वालिदैन जो है वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो हमारी इज्जत का मसला हो गया, अब इस बच्चे को किस तरीके से हम यानी इससे निजात हासिल करें, इसको छोड़ें। अब बाद मर्तबा ऐसे ग्रुप्स को दे दिया जाता है, वो बच्चा थोड़ा सा भी अगर बड़ा होगा कि जहां उसकी परवरिश होती है ना, वो बगैर माँ बाप के पलता है, और फिर जिस तरीके से वो ग्रुप का रहन सहन है वैसे ही उस बच्चे का होता है। ये आपको मामला जो है आप जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां नहीं मिलेगा। ये आपको सिर्फ इतने ज्यादा चौराहों के ऊपर और फुटपाथ के ऊपर, स्टॉप लाइट्स के ऊपर ये जो इस तरह के लोग मिलते हैं, ये आपको कहीं और क्यों नहीं मिलते? ये आपको सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही क्यों मिलते हैं? इसलिए कि यहाँ का एक खास कल्चर है जो जिहालत के ऊपर डिपेंड करता है। तो इलाज उसका जब मौजूद है तो वो इलाज कराना चाहिए। शुक्रिया। चलें जी, अच्छा भाई, तो अगले साहब हैं सिंपल परसोनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये कहना है प्लेलिस्ट को एडिट करा दें आप अपनी लाइव की जो है। अच्छा, तो उसमें मतलब सीक्वेंस से नहीं है सारी चीजें। अच्छा, ठीक है इंशाल्लाह। और फिर और एक आम आदमी कैसे गॉड के एग्जिस्टेंस को साबित करे, इस पे अगर आम आदमी के लिए कोई वीडियोस या प्लेलिस्ट बना दी जाए तो वो अच्छा रहेगा। पहली बात तो ये कि आम आदमी को साबित करने की जरूरत ही नहीं है खुदा को। यानी आम आदमी का काम क्या है कि उसके सामने एक चीज साबित हो गई या उसकी फितरत में है तो वो ईमान लाए और बिलीव करे। ठीक है, यानी साबित करने की नौबत वहां आती है कि जब आप डिबेट कर रहे हैं, आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं। डिबेट के लिए सर्टेन स्किल्स का होना जरूरी है, कुछ मालूमात का, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, और कुछ नहीं ठीक ठाक होनी जरूरी है। तो हम तो डिस्करेज करते हैं, यानी मैं सिर्फ आम आदमी को नहीं, मैं उलमा को भी डिस्करेज करता हूं कि डिबेट होनी नहीं चाहिए। हम भी, यानी आप खुद देखें कि मेरी जो ऑफिशियल डिबेट, जिसको ऑफिशियल डिबेट्स कहते हैं ना, वो 2 साल में 2 ही हुई हैं। तो हम भी कोई रोजमर्रा की बुनियाद पर डिबेट नहीं करते। यहाँ कोई आ जाता है तो ठीक है, हम उसके सवाल का जवाब दे देते हैं या कुछ काउंटर क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन इसको डिबेट नहीं कहा जाता। तो आम लोगों को तो इस मौजू से इज्तिनाब करना चाहिए, चूंकि ना तो उनके पास डिबेट के स्किल्स होते हैं और न ही उनके पास मालूमात होती है। बल्कि होता यह है कि जब आप बगैर मालूमात के, देखें, जब आप बगैर स्विमिंग जाने समंदर में कूदेंगे और ये सोचेंगे कि मैं दूसरे किनारे जा लगूं, तो आपका डूबना तय है।
तो ऐसे ही ये मैदान है कि आपके पास स्किल्स आने चाहिए, तब आप डाइव कीजिए और कितने भी गहरे पानी में जाएंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको आता नहीं अभी तैरना और आप समंदर में छलांग लगा दें तो फिर क्या होगा? तो इसलिए आम लोगों को तो इससे दूर रहना चाहिए। और ये कुरान को समझने के लिए वो आमिर भाई ने कोई एक चैनल बताया था, मैंने भी देखी है कुछ वीडियोस उनकी, तो उन्होंने तरतीब नहीं बताई, मतलब किस तरह से ज्यादा अच्छा रहेगा, तो उन्होंने किस तरह से सीखा पूरी तरह से बताया नहीं था पिछले स्ट्रीम में किसी में। वो उन्हीं से आप सवाल करें, मेरे जी ज़हन में जी नहीं। इंशाल्लाह। और फिर ये कजिन मैरिज को लेके बहुत लल्लन टॉप पे है वीडियो, तो उसमें बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताते हैं। हालांकि मेरे खानदान में बहुत सारी कजिन मैरिज हुई, लेकिन आज तक कोई भी बच्चा बीमार नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सेहत खराब हो या कुछ भी। बहुत सब पहले डिबंक हो चुकी है, बहुत पहले डिबंक हो चुकी है। इसके खिलाफ भी साइंटिफिक थ्योरीज आ चुकी हैं, वो आ चुका है। लेकिन असल मसला क्या है कि इंडिया में जो लेफ्टिस्ट हैं वो एक खास विचारधारा, खास एक जहनियत रखते हैं, और वो जहनियत इस्लाम से बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर है कि वो क्योंकि सोशल जस्टिस में बिलीव करते हैं, तो मुसलमानों के ताल्लुक से थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उनके अंदर पाया जाता है। मैं लल्लन टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आम लोगों की बात कर रहा हूँ। तो हम मुसलमान ये समझते हैं कि यार ये हमारे सेवियर है, तो चलो इनके साथ इत्तेहाद कर लो। लेकिन ये जो इत्तेहाद है ये गैर फितरी है इन लोगों के साथ, और उसकी वजह यही है कि इन छोटी छोटी चीजों को इतने आगे लेवल पर लेकर जाते हैं और अपने एतकाद का हिस्सा बना लेते हैं, जुज़्व बना लेते हैं। तो चाहे ये कजिन मैरिज हो या इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज हैं। तो बहरहाल इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। और आप खुद ही बता दें आपके घर की शहादत मौजूद है तो फिर जी 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 बिल्कुल। तो और ये मैंने एक अपने भाई को, चचेरे भाई हैं मेरे, उनको बताया था आपके चैनल के बारे में। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पहली वीडियो कोई इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, तो वो कौन सी वीडियो आप बताएंगे उसके बारे में कि कौन सी वीडियो ज्यादा सही रहेगी? या तो मतलब पॉपुलर वीडियो आती है ना चैनल पे क्लिक करके, आई डोंट नो कि मैं अपनी वीडियो के बारे में क्या कहूं कि मेरी कौन सी वीडियो इम्पैक्टफुल रहेगी। हाउ डू आई नो? ये मेरे ये सवाल मुझसे करने का नहीं है, ये सवाल आप अपने आप से करें कि आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी, वो रिकमेंड कर दीजिए। जी इंशाल्लाह। और फिर आपसे मुफ्ती मेरे साहब ख्याल से से मुझे सच मतलब वाला की डिबेट या ओवैस इकबाल साहब के साथ जो डिबेट हुई है, ये दोनों देखें, मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि यार ये देखो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में, ये जो बहुत सारी एक शेल्फ के अंदर बहुत सारी किताबें रखी हुई है, सबसे बेहतरीन पहले ये पढ़ो ताकि जो सबसे खराब है वो भी अच्छी लगे। ये तरीका गलत है। आप उनसे कहिए भाई तुम्हारे बहुत से सवालों के जवाब यहाँ मिल जाएंगे, इस चैनल के ऊपर चले जाओ और वो स्क्रॉल डाउन करें, बहुत से सवाल जो है टॉपिक से समझ में आ जाएंगे। पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। हेलो, ठीक है, हेलो, है शुक्रिया बहुत बहुत। लगता है आपको। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट मुफ्ती साहब, एक 5 मिनट के लिए एकदम पर्सनल, 5 मिनट ज्यादा। ईमेल कीजिएगा मुझे, ईमेल कीजिएगा। जी जी ठीक है। अच्छा जी, मिस्टर एक्स। हेलो जी भाई, मिस्टर एक्स। सर, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। मुझे स्लेव के ऊपर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए थी आपसे। आप नॉन मुस्लिम है भाई? जी सर, अच्छा, ये कह रहे हैं कि स्लेव के ऊपर इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब स्लेवरी कहाँ है कि इनको इन्फॉर्मेशन की क्या जरूरत है? हाँ, नहीं इनको कुछ खरीदारी तो नहीं करनी। नहीं सर, खरीदारी नहीं करनी है। लोग कहते हैं कि ये इस्लाम ने स्लेव को खत्म कर दिया है, और इसका कोई रेफरेंस कुरान या हदीस से दे सकते हैं क्या कि उसने खत्म कर दिया है बोल के? रक़बा सूरह बलद में है, गुलाम आजाद करो। अच्छा, हजरत इन्होंने अभी क्या कहा? ये मुसलमान है? नहीं हो सर। अच्छा ठीक है। आप हिंदू हैं? जी तो आतिफ भाई कुछ सवाल करना है दासी वासियों के ताल्लुक से, कर लीजिए। सर, मैं यहाँ इस्लाम में जो स्लेब है उसके ऊपर बात करने आया हूँ। तो उसका जवाब तो मैंने दे दिया, सूरह बलद में है, फक्कू रक़बा आयत है। क्या सूरा नंबर कितना है सर? ये 50 है शायद। क्या सूरह बलद का नंबर क्या है भाई?
90 13 आयत 90 एक मिनट समझ बता। सूरह बलद आयत 13 19 13 90 chapter 90 verse number 13। अच्छा भाई, इस्लाम में स्लेब बनाने की जरूरत क्यों पड़ी सर ये? हाँ, तो मिस्टर एक्स भाई, हमारा जो है ना इस मौजू पर पूरा एक स्ट्रीम है। अब ये आपने एक सवाल किया, उस सवाल का जवाब आपको मिल गया। आपके सारे सवालों का जवाब उसमें मिल जाएगा। थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन अगर आप इस्लाम में इंटरेस्टेड हैं तो आपको बजाय इसके कि आप एक्स मुस्लिम मुर्तदों के चैनल के ऊपर जाएं और वहां जाकर झूठ सच जो भी परोसा जा रहा है आप वो लें, तो जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जो मुसलमान आपको दे रहे हैं अपने बारे में, ठीक है, और अनअपोलोजेटिक दे रहे हैं, तो वो आप लें। वो कैसर अहमद राजा के चैनल पर है, कैसर भाई के चैनल पर आप डालेंगे स्लेवरी इन इस्लाम और कैसर भाई का नाम डाल दें या मेरा नाम डाल दें तो वो वीडियो आ जाएगी। तो उसको आप देख लीजिए, उसमें चैप्टर्स भी हैं। मैं अगर जहां बात कर रहा हूं उसको या कैसर भाई जहां बात करें, जो भी है, अलग अलग चैप्टर्स हैं, तो उसके एतबार से आप जितनी भी बात सुनना चाहें वहां सुन सकते हैं। वो पूरी स्ट्रीम मौजूद है। सर एक लास्ट सवाल थी, छोटी सी सवाल है। कल को अगर किसी इस्लामिक कंट्री और नॉन इस्लामिक कंट्री के बीच में लड़ाई होती है तो क्या इस्लामिक जो मुजाहिदीन है या जो फाइटर्स है वो वहां के फीमेल्स को स्लेव बनाएंगे? चूंकि इस दुनिया ने ये एग्रीमेंट कर लिया है कि अब स्लेवरी नहीं होगी और हम जो वॉर कैप्टिव्स होते हैं उनका एक खास बाकायदा जनीवा कन्वेंशन के तहत राइट्स है और सारी मुस्लिम कंट्रीज ने उसके ऊपर साइन किया हुआ है, तो हम उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि स्लेव बनाना जरूरी नहीं है। मतलब इसका खंडन कहीं पे हुआ है क्या कुरान या हदीस में? भाई जब कुरान कह रहा है, बैन कर दिया गया, कुरान तो खुद ही कह रहा है ना कि स्लेव आजाद करो। तो वही तो सर, आजाद ही करना था तो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? भाई वार कैप्टिव्स को तो आप लेंगे ना। मैंने अभी क्या कहा, आप वो स्ट्रीम देख लें, क्योंकि इस्लाम ने गुलामी शुरू नहीं की। इस्लाम ने गुलामी शुरू नहीं की, गुलामी तो पहले से चली आ रही थी। तो ये तो कहना पड़ेगा ना कि गुलाम आजाद करो। जी, आपने कहा कि इस्लाम ने गुलामी खत्म की, उसका कोई रेफरेंस, उसका जवाब दे दिया। अब रही ये बात कि गुलाम खत्म नहीं की, उन्होंने आजादी। मुख्तसर बता रहा हूं कि जो गुलाम इस्लाम में आने के बाद, इस्लाम के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के बाद जो गुलाम बनाए जाते थे वो वॉर में बनाए जाते थे, वॉर कैप्टिव्स। आज के दौर में चूंकि जनीवा कन्वेंशन है वो हमारे लिए समझ लीजिए कि एक तरह का मुआहिदा है, तो सारे मुसलमान उसको फॉलो करते हैं। उस जमाने में कोई जनीवा कन्वेंशन नहीं था, सारी दुनिया गुलाम बना रही थी, तो मुसलमानों ने कहा भाई जब तुम बनाओगे तो हम भी बनाएंगे, चूंकि वॉर जो है वो टिट फॉर टैट होती है। ऐसा नहीं होता कि हम तो एक तरफा ऐलान कर दें कि हम नहीं बनाएंगे और आप हमारे जो लोग हैं वो स्लेव बनाते रहे। ये कैसे पॉसिबल है? भाई तुम भी बनाओगे तो हम भी बनाएंगे। इस्लाम ने रेगुलेट किया। ठीक है जी, शुक्रिया। अच्छा, उस स्ट्रीम का लिंक जो है मैं कमेंट में डाल दे रहा हूँ, आप वहां जाके देख लीजिए। हाँ चलें, ये अच्छा है। अच्छा भाई, अगले कॉलर हैं सी के नाम से। बैक स्टेज छोड़ दे भाई मिस्टर एक्स साहब। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद था मैं पहले। अच्छा ठीक है जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद ने, मतलब जो प्रॉफिट मोहम्मद के जो वो थे फ्रेंड अबू बकर, उन्होंने आयशा से 6 साल की उम्र से मतलब वो उनकी शादी करवा दी, और जब अबू बकर ने प्रॉफिट मोहम्मद से फातिमा का हाथ मांगा। पहले मुसलमान थे आप, है ना? जी जी। कब छोड़ा आपने इस्लाम? 2-3 साल हो गए मेरे को। अच्छा, और पहले किस वजह से, क्या रीजन थी छोड़ने की? मुझे इन सब चीजों में मतलब इंटरेस्ट नहीं था, मतलब ठीक, नमाज पढ़ना ये सब करना। अच्छा, कुछ सवाल अगर पूछें टेस्ट करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल मतलब किस चीज के रिगार्डिंग आप पूछेंगे? मतलब मेरे से नमाज जनाजा पढ़ी है कभी? हाँ, अपने पापा की पढ़ी है। अच्छा, तो कैसे पढ़ते हैं? वो क्या कहते हैं, पहले वजू बनाते हैं और शायद 2 रकात पढ़ते हैं। 2 रकात याद नहीं है मेरे को। नमाज जनाजा में 2 रकात पढ़ते हैं, ठीक है, सही है, बहुत अच्छा है।
अच्छा, पहली रकत में कितने रुकू होते हैं? तो पहले मतलब कि पहले सना पढ़ते हैं, फिर अलहम्दु पढ़ते हैं, फिर कोई सूरा पढ़ते हैं, फिर क्या कहते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर सुभान रब्बिल अज़ीम ये पढ़ते हैं 3 बार। ठीक है। और रुकू के बाद सजदा भी करते हैं। हाँ, सजदे में 3 बार सुभान रब्बिल आला ये सब पढ़ते हैं। बस कर भाई, चलो जी यार, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? देखिए, खैर ऑन अ लाइटर नोट, देखिए वैसी भाई, ऑन अ लाइटर नोट, देखो आपने कहा कि नमाज जनाजा में कोई रुकू नहीं होता, कोई सजदा नहीं होता, कोई ऐसे नहीं, 2 रकतें कुछ नहीं। नहीं, आपने पूछा कि नमाज में ये मतलब पहले मतलब ये क्या क्या करते हैं, मैं उसके बारे में बोल रहा था। भाई मुझे पता था कि आप ना सजदा होता। कौन सी नमाज जनाजा पढ़ ली? पापा से ज्यादा प्यार करते थे, इसे सजदा भी कर दिया है नमाज जनाजा में। अरे मुझे लगा कि आप जो सिंपल नमाज पढ़ते हैं फजर ज़ोहर मगरिब, ऐसा मुझे लगा आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं उसके रिगार्डिंग बोल रहा था। मगरिब में तो 2 रकत है, नमाज जनाजे के रिगार्डिंग नहीं बोल रहा था। ज़ोहर में, मगरिब में। आपने मगरिब के बारे में पूछा, मगरिब में 4 हैं कि 2 हैं रकत? 3 है। ठीक है, चले सही है। मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ और ये मान लेता हूँ कि आप कभी मुसलमान थे और उसके बाद आपने इस्लाम छोड़ दिया। ये बेनिफिट ऑफ डाउट है, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन चलें थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब आपका जो वो सवाल है वो भी एक घिसा पिटा सवाल है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की, इसमें क्या मसला है आपको? जी, ये आप क्या कहते हैं इस चीज को, मतलब आप क्या कह सकते हैं, बहुत सारे एविडेंस दे सकते हैं कि मतलब 1400 साल पहले मतलब कि मतलब प्रॉफिट आप क्या कहते हैं इस चीज को आप मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं कि 1400 साल पहले मतलब उस वक्त मतलब समाज ऐसा था, लड़कियां जल्दी मैच्योर हो जाती थी, ये सब दे सकते हैं। मतलब वहाँ की सोसाइटी वहाँ की मतलब ये चीज एक्सेप्ट कर रही थी। पर जब अबू बकर ने जब प्रॉफिट मोहम्मद से उनकी बेटी फातिमा से मतलब शादी का वो मांगा, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने मना कर दिया और ये कहा कि वो बहुत छोटी हैं। तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद को तो उनके मतलब उनको दिमाग कहाँ था कि जब आयशा जब 6 साल की थी, मतलब वो भी तो देखना चाहिए ना कि हाँ ये छोटी हैं। तो भैया आयशा के अब्बा ने तो मना किया ना, फातिमा के अब्बा ने मना कर दिया। और किस बुनियाद पर मना किया? अगर आयशा रदी अल्लाह अन्हा फिजिकली और मेंटली मैच्योर न होती तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को भी इख्तियार था कि मना कर देते, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। और हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के मुकाबले में फिजिकली और मेंटली मैच्योर नहीं थी, तो उस बुनियाद पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। और दूसरी बात यह है कि शादी हजरत अली से होनी थी, तो जाहिर है कि जब मतलब इनके सी साहब से थोड़ा पूछ लें कि इनके नजदीक जो है वो डेफिनेशन क्राइटेरिया क्या है, जो कह रहे हैं कि छोटी थी और वो छोटी नहीं थी, इस बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि हजरत आयशा छोटी थी? जो 6 साल के बच्चे होते हैं मतलब वो छोटी तो होते हैं, मतलब उनके अंदर इतना लॉजिक होता है नहीं दुनिया के बारे में। ठीक, उनकी रुखसती जो है वो तो उनके बुलूगत के बाद हुई ना, उनकी एडल्टहुड के बाद हुई ना। 6 साल नहीं है, 6 साल में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसको ईजाब और कबूल बोलते हैं। जी हाँ, 6 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट हुआ। हाँ, तो कंज्यूमेशन उनके बुलूगत के बाद हुई ना जी, उनके एडल्ट होने के बाद हुई ना जी। तो फिर बच्चे के तो कैटेगरी से वो निकल गई, खत्म हो गया मसला साहब। नहीं, 9 साल के बच्चे भी मतलब वो होते हैं, मतलब वो भी इतना मैच्योर नहीं होते हैं। मतलब कितना मैच्योर वो तो नहीं, मतलब कितना मैच्योर नहीं होता। हाँ, कितना नहीं। अब मैच्योर को तो हम वो मतलब मेजर नहीं कर सकते ना कि मतलब ये तो इलॉजिकल क्वेश्चन हुआ कितना मतलब मैच्योर। आपने खुद ही ये क्वेश्चन इलॉजिकल किया कि वो इतना मैच्योर नहीं होते, क्योंकि जैसे आपने इतना और कितना कहा तो आप खुद ही मेजर कर रहे हैं और फिर हमसे कह रहे हैं कि हम मेजर कर रहे हैं, आपने खुद ही मेजर। अच्छा, अब मैच्योरिटी आपके बच्चे हैं मसलन, आई डोंट नो हैं कि नहीं, लेकिन अगर हैं तो आपसे ज्यादा कोई बेहतर जान सकेगा उनकी मैच्योरिटी लेवल को? मतलब किस बेस पे? अभी तो आपने कहा कि उसको मेजर नहीं कर सकती थी। किसी भी बेस पर मैच्योरिटी को जांचने का जो भी तरीका होगा, कोई भी तरीका हो, कुछ भी उठा लें XYZ, वो आप जानेंगे
या पड़ोसी जानेगा? जो दूसरा होगा वही जानेगा, मतलब मैं कितना मैच्योर हूँ। की मेच्योरिटी क्या? आपके बच्चे की मेच्योरिटी आपका पड़ोसी जानेगा, आप नहीं जानेंगे। अच्छा, मेरे बच्चे की मतलब कि आप मतलब मेरी मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो मतलब जो मेरी मैच्योरिटी है वो जो मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मतलब वो जान पाएंगे। भाई आपके अगर बच्चे मैं की बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं ही जानूंगा अगर मैं थोड़ा इस क्वेश्चन को और सिंपल कर देता हूँ। ये आप जानेंगे ना कि आपके बच्चे जो है वो शादी के लायक हुए या नहीं हुए, वो आप ज्यादा बेहतर जानेंगे या आपका पड़ोसी ज्यादा बेहतर जानेगा? अब मैं जानूंगा, पर शादी तो बच्चा करेगा ना, मतलब तो बच्चे के अंदर मतलब क्या चीजें हो रही हैं। उनके वालिद थे हजरत अबू बकर, वो ज्यादा बेहतर जानेंगे कि हजरत आयशा मैच्योर थी शादी के लिए, आप ज्यादा बेहतर जानेंगे? ये हजरत अबू बकर जानेंगे। खत्म हो गया सारा मसला। आपने खुद ही जवाब दे दिया। जी अब बोले। जी ठीक है, आपने मतलब इस टॉपिक को आपने मतलब क्लियर कर दिया मेरा, थैंक यू। तो आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? अब बात असल में ये होनी चाहिए। हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा का मसला देखें, एक बात सुने, सीधी सीधी बात है, मैं आपको एक उसूली बात बता देता हूं। अगर खुदा मौजूद है तो फिर हम और आप ये जज नहीं कर सकते कि भाई उसने ये काम करने का क्यों हुक्म दिया और फला का हुक्म क्यों नहीं दिया। चूंकि अगर खुदा मौजूद है तो वो अपनी सिफात के साथ यानी अपने तमाम एट्रीब्यूट्स के साथ मौजूद है। वो अल अलीम भी है, अल हकीम भी है, ऑल वाइज है, ऑल नोइंग है। जब वो ऑल नोइंग और ऑल वाइज है तो फिर वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कि हमें ये क्यों करना क्यों नहीं करना। हाँ, हमें मालूम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। खुदा ही मौजूद नहीं है तो बात अलग है। मसलन आपको मसला ये है कि नहीं जो खुदा ही मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपका मसला ये नहीं है तो फिर आगे के सारे सवालात उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब मुझे आप बताएं कि आपके नजदीक खुदा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? जी मैं मानता हूँ कि मतलब कोई है क्रिएटर, पर मैं ये नहीं मानता कि ये वो अल्लाह है कि या फिर कोई ऐसा कोई एक सेंटेंट बीइंग है कि जो इंसान को वो ये सब देगा, रिलीजन देगा, कुरान देगा, ये सब चीजें मैं बिलीव नहीं करता। बस ये करता हूँ कि हाँ कि कोई है जिसने बनाया है। कोई है जिसने बनाया है, अब बनाने के बाद वो क्या करेगा? वो ऐसे ही छोड़ देगा, मतलब उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा ना। मुफ्ती साहब, मैं इनसे इससे थोड़ा कुछ पूछना चाहिए कि आप कह रहे हैं कि किसी ने बनाया है, तो आपको पता है ना कि जैसे ही आप एक एक्ट को किसी बीइंग की तरफ एसोसिएट करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि आप ड्राइवर हैं, आपने गाड़ी चलाई है, मैं अगर कहूं कि आपने ये गाड़ी चलाई है, तो इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर गाड़ी चलाने की कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, आप ताकत रखते हैं कि गाड़ी चलाएं, तभी तो ड्राइवर होंगे ना। जी ठीक, तो उसी तरह जो इस दुनिया का जो आप कह रहे हैं कि क्रिएटर है, तो गोया कि उसके अंदर जो है वो क्रिएट करने की ताकत है, पावर है उसके पास। जी ठीक है, पावर है, तो ये पावर जो है वो एक नॉलेज के तहत, यानी कि नॉलेज भी उसमें आएगा ना, तभी तो जैसे एक ड्राइवर जो है विदाउट नॉलेज, ड्राइविंग नॉलेज के जो है ड्राइव नहीं कर सकता है ना। तो इसी तरीके से जो एक क्रिएटर होगा जिसके पास पावर, तो प्रूफ हो गया कि पावर है उसके पास, तो उसके पास नॉलेज भी होगा, तभी तो वो क्रिएट कर रहा है। ऐसा ही है, विदाउट नॉलेज तो क्रिएशन नहीं हो सकता ना। हेलो जी 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 ठीक। अब देखें, अब यानी कि पहले क्रिएटेड नहीं था, बाद में क्रिएट हुआ, तो गोया के एक सिचुएशन ऐसी थी कि उसने इरादा किया तब क्रिएट किया। मिसाल के तौर पे समझे, आप जो है एक यानी कि 4 बजे आपने गाड़ी चलाई, 4 बजे से पहले नहीं चलाया, तो इसका ये मतलब था कि आपके पास इरादा था कि आप 4 बजे चलाएं या उससे पहले नहीं चलाएं, आपके पास इस चीज का इरादा था। ठीक है जी। अब तो इसी तरह गॉड के पास, जो आप जिसको क्रिएटर मान रहे हैं, वो भी मुरीद हुआ, यानी इरादा करने वाला हुआ, उसके पास इरादा है, उसके पास इल्म है, उसके पास जो है कुव्वत है, ताकत है। तो यही तो अल्लाह है, और कौन है अल्लाह नहीं? बताएं आप। चले गए। अरे सर के ऊपर से वाली बात होगी स्टार्ट ना, तभी नहीं हो सकता है कि उनका वो नेट वगैरह फेल हो गया, इंटरनेट कनेक्शन। हाँ वो उनको पीछे से कोई आवाज ही भी लग रही थी। चलें जीरो को ले लेते हैं भाई, जीरो साहब। जी राधे राधे मुफ्ती जी भाई, मैं समझा कि वो आवाज आ रही है? जी आ रही है। राधे राधे मुफ्ती साहब। जी बोलिए, क्या हाल चाल है? आदाब। बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं